एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अकबर की जय हो। जहां पनाह, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूं। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूं और उसे बेचता हूं। लगभग एक महीने पहले मेरे पास चंदूराम आया था। उसने मुझसे 100 सोने की अशर्फियां मांगी थी, लेकिन जब मैं उससे यह वापस उसे लेने गया तो उसने कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। यह कहकर वह मुझे सीधा मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदूराम से मेरे सोने वापस दिलवाएं। तभी वहां खड़ा चंदूराम बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल दास मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को खराब करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देखकर जलता है। इस वजह से वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमजोर करना चाहता है। बादशाह अकबर यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। ऐसे में उन्होंने यह काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह इस बात का पता लगाएं कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसके बाद बीरबल ने गोपाल दास को अपनी बात कहने को कहा और उससे पूछा, क्या हुआ था उस दिन गोपाल दास से सब कुछ विस्तार में बताओ। लगभग एक महीने पहले शाम के समय जब सब अपना दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं भी अपना सामान समेटकर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदूराम आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई। क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है, इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही चंदू रामदेव मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वह मुझसे 100 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। मैंने उसे मदद के लिए वह सोने की अशर्फियां उसे तुरंत ही अपनी अलमारी से निकाल कर दी और इसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कल जब मैं उससे वह सोने की अशर्फियां वापस मांगा तो वह मुझसे कहने लगा कि उसने कोई भी अशर्फियां नहीं ली है और उसने मुझे अपने दुकान से भगा दिया। गोपाल दास ने बीरबल को बताया। अच्छा, तो यह बात है, बीरबल ने कहा। इसके बाद बीरबल ने चंदूराम को कहने का मौका दिया और उसे सारी बात बताने को कहा। चंदूराम ने बताया, हुजूर, गोपालदास मेरे दुकान पर आता रहता है। क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वह दुकान में आता रहता है। एक दिन उसने देखा कि मेरे दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और यह देखकर उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की अशर्फियां दी है और यह बात वह लोगों को बता बताकर मुझे बदनाम करने लगा ताकि मेरा व्यापार खराब हो जाए। हुजूर, मेरे इसकी एक भी अशर्फिया मैंने नहीं ली है। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से ही कोई एक झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगा कर रहेगे कि कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है। यह सब हो जाने के बाद उस दिन की सभा स्थगित हो गई और सब अपने घर लौट आए। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि वह पता लगा सके। ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर के एक नौकर रामू को बुलाया और उसे बाजार जाने को कहा। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम बाजार जाओ और गोपाल दास और चंदूराम के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। रामू बाजार की ओर गया और वहां लोगों से बातचीत किया।
दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर वापस आया और बीरबल को सारी बात बताई। रामू ने बीरबल को बताया, मालिक, दोनों में से गोपाल दास सबसे ज्यादा ईमानदार है और लोग चंदूराम के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी करता है। यह सब सोचने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची और उन्होंने 2 मटका लाया। उन मटकों में उन्होंने घी डाला। घी डालने के बाद उन्होंने एक मटके में एक सोने का सिक्का डाला और दूसरे के मटके में भी उन्होंने एक सोने का सिक्का डाला। इसके बाद उन्होंने रामू से कहा, रामू, तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और यह घी बेचकर आओगे। उसके बाद तुम वही बाजार में ही रहना और देखना कि कौन आकर तुम्हें इन सोने के सिक्के को वापस लौटता है। रामू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उसे करने को कहा था। रामू बाजार गया और जाकर सबसे पहले उसने घी को गोपाल दास को बेचा। फिर उसके बाद उसने जाकर घी चंदूराम को बेचा। फिर वह बाजार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने सभा में पधारे। गोपाल दास और चंदूराम भी वहां थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदराम है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदूराम को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर की इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया, जहांपना, कल मैंने रामू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपाल दास ने मटके में रखा हुआ सोने का सिक्का रामू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदूराम ने ऐसा नहीं किया। उसने वह सिक्का अपने पास ही रख लिया। इससे यह साबित होता है कि चंदूराम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 और सोने के सिक्कों के लिए बेईमानी तो कर ही सकता है। इसीलिए चंदूराम झूठ कह रहा है। यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदूराम को सजा दी कि वह 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को वापस करें और उसके साथ साथ और 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को दें क्योंकि उसने गोपाल दास को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ की और इस तरह से गोपाल दास को न्याय मिला। एक ईमानदार व्यापारी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी पत्नी के साथ बैठकर उनके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तभी बात करते करते उनकी पत्नी ने बादशाह अकबर से कहा, आप हर वक्त बीरबल की ही बातें किया करते हैं लेकिन कभी दूसरे को मौका नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों है? बादशाह अकबर ने जवाब में कहा, एक राजा को सबसे बेहतरीन वजीर की सलाह लेनी चाहिए और उसकी बातें जरूर माननी चाहिए और बीरबल मेरा सबसे बेहतरीन और समझदार वजीर है। इसीलिए मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। लेकिन मानसिंह मेरा भाई, वह भी तो आपका एक वजीर है, लेकिन आप उसकी बातें तो नहीं करते और ना ही उसे कुछ करने का मौका देते हैं। उसे भी कम से कम कुछ करने का मौका दीजिए ताकि वह खुद को साबित कर सके। बादशाह की पत्नी ने बादशाह अकबर से आग्रह किया। ऐसे में बादशाह अकबर ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं दोनों को ही एक साथ ईरान के दौरे पर भेजता हूँ। उस दौरे में यह साबित हो जाएगा कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा समझदार और काबिल है। जैसे ही अगला दिन हुआ, सब दरबार में पधारे। दरबार में बादशाह अकबर ने मानसिंह और बीरबल को बुलाया। मानसिंह और बीरबल, दोनों यहाँ मेरे पास आओ। दोनों बादशाह अकबर के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या बात है जहांपनाह, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ईरान के दौरे पर जाओ और वहाँ मेरा संदेश पहुँचाओ।
जी हुजूर, जैसा आप कहे। हम ईरान के दौरे पर जरूर जाएंगे और आपका संदेश वहां तक पहुंचाएंगे। मानसिंह ने बादशाह अकबर से कहा। वही बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, हमें ईरान कब जाना होगा? तुम्हें कल ही ईरान के लिए रवाना होना होगा, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अगला दिन होते ही मानसिंह और बीरबल ईरान के लिए रवाना हुए। उन्हें ईरान पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अंत में ईरान पहुंच ही गए। ईरान पहुंचते ही उन्हें वहां के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने दोनों को देखकर कहा, आओ आओ, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। राजा मानसिंह और राजा बीरबल, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। आप दोनों बादशाह अकबर के खास है और इसीलिए आप दोनों हमारे भी खास मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ बादशाह अकबर का एक पैगाम लेकर आए हैं, दोनों ने ईरान के राजा से कहा। अच्छा, जरा लेकर आओ, क्या है वह पैगाम, हम इसे पढ़कर देखते हैं, राजा ने कहा। इसके बाद बीरबल ने ईरान की राजा को बादशाह अकबर का पैगाम दिया। राजा ने पैगाम खोलो और उसमें लिखा था कि मानसिंह और बीरबल दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह पैगाम पढ़कर ईरान के राजा चकित रह गए और वे सोचने लगी कि आखिर इन दोनों ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से बादशाह अकबर इन दोनों को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। फिर ईरान की राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। इन्हें कल फांसी पर चढ़ाएंगे क्योंकि यह बादशाह अकबर का आदेश है। इस आदेश को सुनकर मानसिंह और बीरबल दोनों ही परेशान हो गए। दोनों ने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मानसिंह डरकर बार बार कहने लगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बादशाह अकबर ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकते। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर कैदखाने में ले गए। दोनों मानसिंह और बीरबल कैदखाने थे। वहां वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी मानसिंह ने कहा, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि बादशाह अकबर हम दोनों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दें। वहीं बीरबल ने मानसिंह को शांत करने की कोशिश की और उससे कहा, तुम शांत हो जाओ और चिंता मत करो। जरूर ही बादशाह कुछ साबित करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। इसके बाद बीरबल ने मानसिंह को आगे की तरकीब बताई और उससे कहा कि उसे अगले दिन क्या करना है। अगले दिन हुआ और दोनों को फांसी के लिए बुलाया गया। दोनों फांसी के सामने पहुंचकर कहने लगे कि वह पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। मानसिंह ने कहा, जनाब, आप मुझे सबसे पहले फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन फिर बीरबल ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। आप मुझे सबसे पहले फांसी पर चढ़ाए। फिर मानसिंह ने भी यही कहा कि वह सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहता है। दोनों के दोनों कहने लगे कि वह सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह देखकर ईरान के राजा ने दोनों से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम पहले क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? ऐसे में बीरबल ने राजा से कहा, दरअसल बात यह है कि हमारे राजपुरोहित ने कहा है कि अगर हम में से जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में बादशाह बनेगा और दूसरी बार जो फांसी पर जाएगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाए। दोनों की यह बात सुनकर राजा सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक इनकी गलतियों को नहीं जान जाते। ऐसे में उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। इसके बाद दोनों अपने देश वापस लौट आए। मानसिंह और बीरबल दोनों दरबार पर पहुंचे।
वहीं मानसिंह ने बादशाह अकबर से पूछा, आपने हमें मरने का पैगाम कैसे दिया? हमने आखिर ऐसा क्या किया था? अकबर ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। लेकिन मैंने साथ ही में एक और सैनिक भेजा था जिसके पास दूसरा पैगाम था कि अगर वे तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे तो तुम्हें वहां से हटा लिया जाए। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों से पूछा, आखिर तुम वहां से बचकर कैसे आ गए? तब मानसिंह ने पूरी बात बताई और अंत में मानसिंह ने कहा, बीरबल की वजह से ही हम वहां से बचकर आए, नहीं तो हम नहीं बच पाते। इस तरह से यह साबित हुआ कि बीरबल सबसे समझदार था। शहंशाह अकबर और बीरबल अन्य मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से सलाम हुजूर आला। शहंशाह अकबर बोले, मंत्री मानसिंह से आपका स्वागत है। मानसिंह जी, हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से अकेले ही कितने खतरनाक डाकू जग्गा को पकड़ा। हम आपकी बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से शुक्रिया जहांपना। शहंशाह अकबर बोले, मंत्री मानसिंह से वो डाकू कहाँ है? मानसिंह जी, उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीने तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। शहंशाह अकबर बोले, मंत्री मानसिंह से क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से हुजूर। मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर चला गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवाय एक साधु के, जो नहाने के लिए नदी पर आया। जग्गा अचानक गायब हो गया। हुजूर। शहंशाह अकबर बोले, मंत्री मानसिंह से बस बहुत हो चुका मानसिंह जी। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, पर हमने भरोसा किया था। मगर आपने आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकला देते हैं। मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से को। हुजूर, मैं वादा करता हूं, मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। शहंशाह अकबर बोले, मंत्री मानसिंह से बस अब तुम्हें और कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ, वरना हमें सिपाहियों से कहकर बाहर निकालना होगा। मानसिंह बोला, दरबार में अकबर से आदाब हुजूर। और दरबार से मानसिंह चला गया। शहंशाह अकबर अपने घर पहुंचे और महारानी को आवाज देने लगे। शहंशाह अकबर अपने घर जाकर महारानी से बोले, महारानी। महारानी। महारानी बोली, शहंशाह अकबर से क्या बात है? जहांपना, आप परेशान लग रहे हैं। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से, महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाल दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया है। महारानी बोली शहंशाह अकबर से, पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मानसिंह जल्दी ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से, ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। महारानी बोली शहंशाह अकबर से, उन्हें एक बार मौका दे दीजिए। जहांपना, आखिर वो हमारे भाई हैं।
आपको इस बात का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शहंशाह अकबर बोले महारानी से, बस। महारानी, हम मानसिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो क्या हुआ, आपके भाई हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। महारानी बोली शहंशाह अकबर से, पर हुजूर, मानसिंह कोई आम वजीर नहीं है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। शहंशाह अकबर बोले महारानी से, महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने ही हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म न मानने की जुर्रत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए वो आज ही लेकर आप महल छोड़कर चली जाएं। शहंशाह अकबर ये बात कहकर महारानी के शयन कक्ष से चले गए। महारानी अपने शयन कक्ष में रोने लगी। उसके बाद मानसिंह महारानी से मिलने आया और बोला। मानसिंह बोला महारानी से, बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? महारानी बोली मानसिंह से, भाईजान, हमने जहां पनाह से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? मानसिंह बोला महारानी से, फिक्र मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। महारानी बोली मानसिंह से, कोई रास्ता नहीं है। जहां पनाह हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मानसिंह बोला महारानी से, क्यों न हम बीरबल से बात करें? वो बहुत चालाक हैं, मुझे यकीन है वो कोई न कोई तरीका जरूर निकालेंगे। महारानी बोली मानसिंह से, हाँ, ये ठीक रहेगा, वो ही हमें बचा सकते हैं। तभी मानसिंह और महारानी ने बीरबल को अपने घर बुलाया और महारानी ने अपनी बात बीरबल को सुनाई। बीरबल बोले महारानी से, ओह, इसीलिए जहां पनाह ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है वो सफल हो जाएगी, पर आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं। महारानी बोली बीरबल से, जहां पनाह के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बीरबल बोले महारानी से, ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। और बीरबल ने महारानी को कोई तरकीब बताई तो महारानी ने सिपाही को भेजा शहंशाह अकबर को आखिरी बार खाने पर बुलाने के लिए। सिपाही बोला शहंशाह अकबर से, आदाब जहांपना, महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है क्योंकि पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। शहंशाह अकबर बोले सिपाही से, हूं, उनसे कहो हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। महारानी बोली शहंशाह अकबर से, जहांपना, आपको नाराज करने के लिए हम शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए। शुक्रिया हुजूर, खाना आने तक लीजिए, शरबत पीजिए। तभी शहंशाह अकबर शरबत पीकर सो गए। महारानी ने शहंशाह अकबर को शयन कक्ष में भिजवा दिया और शहंशाह अकबर बोले महारानी से, शहंशाह अकबर बोले महारानी से, ओह, हमारे सर में दर्द हो रहा है महारानी, आप अभी तक गई नहीं। ओह, ये हम कहाँ हैं? महारानी बोली शहंशाह अकबर से, जहांपना, आप हमारे पिता के घर हैं। शहंशाह अकबर बोले महारानी से, हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहां कौन लाया?
और हम यहाँ किस लिए हैं? महारानी बोली, शहंशाह अकबर से हम समझाते हैं हुजूर। हम आपको यहाँ लाए। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? महारानी बोली, शहंशाह अकबर से हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है। जहांपना बल्कि स्वीकार ही की है। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से हुक्म माना। हमने आपको महल छोड़ने को कहा था, न कि हमें साथ लाने को। महारानी बोली, शहंशाह अकबर से, जहांपना आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए दुनिया में सबसे अजीज हैं। जहांपना इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार की। इस बात को सुनकर शहंशाह अकबर हंसने लगे। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से, बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं। आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। महारानी बोली, शहंशाह अकबर से, शुक्रिया जहांपना। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से, इतनी जल्दी नहीं महारानी। हम जानते हैं ये किसी और की अक्लमंदी है। बताइए कौन है वो? महारानी बोली, शहंशाह अकबर से, आप सही फरमा रहे हैं जहांपना। ये बीरबल का ही सुझाव था। शहंशाह अकबर बीरबल का नाम सुनते ही हंसने लगे और बोले। शहंशाह अकबर बोले, महारानी से, हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। शहंशाह अकबर दरबार में आए और देखा बीरबल और मान सिंह ने एक आदमी को बंदी बना रखा था और बोले। शहंशाह अकबर बोले, दरबार में मान सिंह, आप अभी तक यही हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? मान सिंह बोला शहंशाह अकबर से, हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म न मानने के लिए, पर मैं जग्गा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। शहंशाह अकबर बोले, मान सिंह से कैसे ढूंढा इसे? मान सिंह बोला शहंशाह अकबर से, हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जग्गा हमारे चंगुल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। इसीलिए हम वापस उस गांव गए उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं जग्गा था जो साधु के वेश में गांव में घूम रहा था। शहंशाह अकबर बोले बीरबल से, शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शहंशाह अकबर बोले मान सिंह से, मान सिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। दरबार में अन्य मंत्री शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद के नारे लगाने। एक समय की बात है जब राजा अकबर अपने बीरबल के साथ सभी मंत्रियों के साथ संगीतकार में बैठकर तानसेन के संगीत का मजा ले रहे थे। उनको तानसेन द्वारा गाए जाने वाले गाने को काफी आनंद लेते हुए सुन रहे थे। उनको संगीत काफी ज्यादा पसंद आने लगा। संगीत खत्म होने के बाद राजा अकबर बोलते हैं कि बहुत खूब तानसेन, आपने काफी अच्छा संगीत गाया है, आपसे बढ़कर और कोई नहीं जागा सकता। तभी तानसेन जी बोलते हैं कि हमसे भी बढ़कर बहुत है। अकबर ने इस बात को नजरअंदाज किए हुए आगे चलते हैं। तभी राजा बीरबल, अकबर और तानसेन तीनों एक साथ निकलते हैं।
उस समय राजा बीरबल उदास दिखाई देते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या किसी बात की कोई परेशानी है। तभी राजा बीरबल ने बोलते हैं कि तानसेन जी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे से बढ़कर और है, इसका मतलब तानसेन से बढ़कर भी कोई अच्छा संगीत गा सकता है। तभी राजा अकबर की एक कुएं पर नजर जाती है। उसके पास जाकर उसने अपने एक हाथ की अंगूठी को उस कुएं में डाल देता है। जो कुआं काफी सूखा पड़ा हुआ था, उसमें किसी प्रकार का पानी नहीं था। दूसरी तरफ राजा ने बीरबल को सवाल किया कि आप यह अंगूठी बिना कुएं के अंदर जाए बगैर और बिना किसी हथियार के कुएं से बाहर निकाल ली है। और दूसरा, तानसेन से अच्छा संगीत गाने वाला के बारे में पता लगाना है। यह दो चुनौतियों आपके सामने है, इसका पता लगाना आपको जरूरी है। 1 महीने बाद इन दोनों चुनौतियों का जवाब होना चाहिए। किस बात को लेकर राजा बीरबल ने इन दोनों चुनौतियों का स्वीकार कर लिया और इनका हल निकालने के लिए चल दिए। राजा बीरबल ने जो तानसेन के संगीत के बारे में बात चल रही थी, तानसेन के गुरुद्वारा गाया जाता है, इस समय बाहर घूमने गए हुए थे। जब बाहर घूम के अपने गांव वापस आएंगे तब उनके द्वारा वह संगीत सुन पाएंगे। राजा अकबर ने 1 महीने बाद उस चुनौतियों पर चर्चा की। बीरबल से कहा कि आप उन दो चुनौतियों को याद है जो हमने 1 महीने पहले इसके बारे में बात की थी। बीरबल ने कहा कि हुजूर, हमें उन दो चुनौतियों के बारे में भी पता है और उनके हल के बारे में भी। राजा बहुत खुश हो जाता है। अकबर ने कहा कि पहले तानसेन से अधिक अच्छा संगीतकार के बारे में बताओ। तब बीरबल ने तानसेन की गुरु के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि पास के एक जंगल में तानसेन जी के गुरु रहते हैं जो तानसेन जी से काफी अच्छा संगीत गाते हैं, लेकिन उनके संगीत को सुनने के लिए उनके पास जाना होगा, वह यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी राजा ने फैसला किया कि हम उस संगीत को वहीं पर जाकर सुनना पसंद करेंगे। राजा बीरबल, तानसेन और राजा अकबर तीनों एक साथ उस जंगल में चले जाते हैं। जब राजा अकबर ने उस तानसेन के गुरु की कुटिया देखता है तो कहते हैं कि अंदर चलकर उनके संगीत का आनंद लेते हैं। तभी बीरबल जी बोलते हैं कि हम तानसेन जी के गुरु किसी के कहने और किसी के लिए गाते नहीं हैं, वह अपने आप अपने समय अनुसार गाना गाते हैं, हमें उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। राजा बीरबल अकबर और तानसेन की एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तानसेन के गुरु कुटिया से बाहर निकलकर अपने स्थान पर बैठकर संगीत गाने लगते हैं। अकबर को संगीत बहुत पसंद आता है। अकबर तानसेन जी के गुरु से बोलते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा संगीत गाया है, आप यहाँ नहीं हमारे महल में चले ताकि हम समय समय पर आपका संगीत सुन सके। इसके लिए राजा अकबर ने उस गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। तब तानसेन जी की गुरु ने मना कर दिया कि मैं इस प्रकार की कोई धन के लिए नहीं गाता और ना ही मैं किसी महल में रहकर गाना पसंद करता हूँ। यह धन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। इस प्रकार के वचन सुनने के बाद राजा अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमसे जरूर मिले। उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में राजा अकबर ने बीरबल से पूछते हैं कि इतना अच्छा कैसे गा पाते हैं। तभी बीरबल बोलते हैं कि यह केवल ईश्वर के लिए गाते हैं और तानसेन जी हमारे लिए इस प्रकार से उनकी आवाज तानसेन जी की आवाज से काफी अच्छी और सुरीली है। उसके बाद अकबर ने दूसरी चुनौती के बारे में बात की। राजा अकबर बोलते हैं कि उस अंगूठी का क्या हुआ जो मैंने उस कुएं में गिर आई थी। तब बोलते हैं कि रास्ते में चलते हुए उसका भी पता लगा लेंगे। जब तीनों उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो वह कुआं पानी से भरा हुआ था। तब राजा अकबर बोलते हैं कि इसमें अंगूठी कहाँ है। तभी राजा बीरबल ने उस तालाब से अंगूठी उठाकर राजा को सौंप दी। राजा खुश हुआ और बोला कि
यह आपने कैसे किया? राजा बीरबल बोलते हैं कि जब आपने उस कुएं में अपने अंगूठी डाली थी उसके बाद ही मैंने उस अंगूठे के ऊपर गोबर डाल दिया था। कुछ दिनों बाद धूप के कारण गोबर सूख गया और अंगूठी उसमें फिट हो गई। कुछ दिनों बाद जब बरसात हुई तो आसपास का पानी कुएं के अंदर आ गया और कुआं पानी भर गया, जिससे गोबर पानी के साथ बाहर आ गया और उस गोबर में हमारी अंगूठी भी उस गोबर के साथ बाहर आ गई। जब मैंने उस गोबर को निकाला तो उसके अंदर अंगूठी थी जिसको हमने आपको दी है। इस प्रकार से बिना किसी हथियार और बगैर कुएं के अंदर जाए बगैर इस अंगूठी को बाहर निकाला। अकबर काफी खुश होकर बीरबल को अपने गले लगा लेते हैं। शिक्षा। इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि पर्सन चाहे कैसा भी हो लेकिन उसका हल जरूर मिलता है।